दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था क्या वाकई 2021 में पटरी पर आ जाएगी? क्या वाकई महामारी से निपटने के लिए जिस वैक्सीन के इंतजार में समूची दुनिया है, और अगर वो भारत में भी आ जाएगी तो क्या भारत में रोजगार पैदा होने लगेंगे? भारत के भीतर कल कारखाने काम करने लगेंगे? जो उत्पादन होगा उसको खरीद के लिए कंज्यूमर बाजार पर टूट पड़ेगा, उसकी आय में वृद्धि होने लगेगी, बैंकिंग सिस्टम ठीक हो चला होगा। ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसको लेकर एक उम्मीद सरकार की तरफ से लगातार जताई जाती है कि संकट मौजूदा वक्त में इसलिए गहरा गया क्योंकि महामारी आ गई, और अगर वैक्सीन आ जाएगा उसके बाद स्थितियां अनुकूल हो जाएगी। तो हमें लगता है कि जरा महामारी से पहले की परिस्थिति और वैक्सीन आने के बाद भारत को किन चुनौतियों से सामना करना है, और इस देश की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो भी तबके हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वह ब्लू कॉलर कर्मचारी हो, चाहे इस देश के भीतर में डिग्री लेकर चलता हुआ एक बेरोजगार युवा हो, या तमाम इंस्टीट्यूशंस जहां पर काम हो रहे हैं, तमाम इंडस्ट्रीज जहां पर अभी उत्पादन प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है, सबको एक कलेक्टिव वे में लेकर आए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की आर्थिक नीतियों की विवेचना आज इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपका भविष्य उस वैक्सीन के आने के बाद भी संकट में रहेगा या फिर ठीक हो जाएगा। यह सवाल आपके जहन में होना चाहिए, और इस सवाल के पीछे दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक, अंदरूनी तौर पे भारत ने जो निर्णय लिया है कि हम आत्मनिर्भरता का नारा लगा रहे हैं, हम अपने कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी संरक्षण देंगे। लेकिन क्या वाकई उस दिशा में कोई काम हो रहा है? और उसके पैरेलल में दुनिया के तमाम देश अलग अलग संघ बना रहे हैं व्यापारिक दृष्टि से, जिससे एक दूसरे के यहां बिजनेस करने में उन्हें किसी तरीके से टैक्स ना देना पड़े, और आवाजाही इस तरीके से रहे कि कंज्यूमर अगर हमारे यहां नहीं है और कोई प्रोडक्ट अगर हमारे यहां है तो हम उसको दुनिया के बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं। इसी के मद्देनजर सवाल था कि क्या वाकई दुनिया के इस कॉम्पिटिटिवनेस में भारत कहीं पर भी टिकता है, और भारत मौजूदा वक्त में अपने कंज्यूमर्स को लेकर, जो कि प्रति व्यक्ति आय से जुड़ी होती है, उस परिस्थिति में भी दुनिया में कहीं टिकता है क्या? हमको लगता है आज इस पर चिंतन मनन इसलिए कर लीजिए और चीजों को समझ लीजिए जिससे आपके जहन में 2-3 सवाल बार बार रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाए, लेकिन नेता और सत्ताधारियों का बैंक बैलेंस लगातार बढ़ते चला जाता है। इस देश की जीडीपी चाहे डूबती चली जाए, लेकिन सत्ता के साथ जो कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस पर्सन खड़ा होगा, उसका नेटवर्थ कितने हजार फीसदी के साथ कुलांचे मारते हुए आगे बढ़ रहा होगा और दुनिया में उसका नाम हो रहा होगा। ये पैसा किसका है? इस देश के संसाधन से जुड़ा हुआ लोगों का पैसा है, जिसको वो अपने नेटवर्थ में सरकार के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। और यहां पर आज सबसे अहम सवाल यह है कि वाकई सरकार के पास कोई इकोनॉमिक विजन है या नहीं है। हमें लगता है आज इसको परखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि पिछले ही हफ्ते जब रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP चीन की अगुवाई में 15 देशों ने हस्ताक्षर किए, तो भारत ने खुद को उससे अलग कर लिया। कांग्रेस भी उसका विरोध कर रही थी कि आपको नहीं शामिल होना चाहिए, तो मोदी सरकार को भी लगा नहीं शामिल होना चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या इनकी आर्थिक समझ और आर्थिक नीतियां क्या वो सही है? क्योंकि कहा जा रहा था चीनी माल भारतीय बाजार में छा जाएगा। कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और दूध का पाउडर है वो भारत की डेयरी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। ऑस्ट्रेलिया से जो भी इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, या फिर कोयला भी जिसे हम मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर आते हैं, वह भी भारत के पूरी माइनिंग को खत्म कर देगा। लेकिन इसीलिए भारत को शामिल नहीं होना चाहिए, तो भारत क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक ऐसी सीमा निर्धारित कर ले जहां पे फिजिकल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी हमारा रुपया अब डॉलर की तुलना में कहीं नहीं टिकेगा? हम कहीं भी यूरोपियन यूनियन के साथ यानी यूरो के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे? क्या हम वाकई स्टर्लिंग के साथ या दुनिया के अलग अलग देशों की करेंसी के साथ कोई हम कन्वर्जन नहीं रखेंगे? ये कौन सी सोच है और कौन सी परिस्थितियां? आज इसका एनालिसिस हमको लगता है आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई तो उसमें 15 देश शामिल, उसमें से 10 जो हैं 10 देश ऐसे हैं जो कि एशियान देश हैं, और बाकी 5 एशियान के बाहर हैं, जिसमें कोरिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें जापान है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें न्यूजीलैंड है। और जो एशियान की कंट्री है इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, वर्मा, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार, आपको जानकर हैरत होगी इन 15 देशों का जब हमने नाम लिया, इसमें सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। सिर्फ म्यांमार और कंबोडिया की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, बाकी सभी भारत के ऊपर है।
और जब इन आपसी देशों ने जब आपस में समझौता किया तो इसका मतलब है वो एक देश से दूसरे देश में अब वहां पर टैरिफ उस रूप में काम नहीं करेगा, टैक्स उस रूप में नहीं लगेगा जिससे वो माल को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। भारत के जहन में ये सवाल है कि भारत ने भी तो अपना ट्रेड एग्रीमेंट इससे पहले किया हुआ है, जो आसियान देशों के साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन सवाल है इसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ भी भारत के अपने सिंप्लीफाई करने वाले अपने तरीके से समाधान है, रास्ता है कि हम व्यापार कर सकते हैं। तो क्या भारत को इसमें नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस भी विरोध कर रही थी नहीं जाना चाहिए, बीजेपी ने भी अपना लिया नहीं जाना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कुछ स्थितियों को इसलिए समझिए क्योंकि भारत के वैदेशिक संबंध रशिया से शिफ्ट होकर अमेरिका की दिशा में गए हैं। अमेरिका और चाइना पहली बार व्यापारिक दृष्टि से ट्रंप के दौर में टकराते हुए दिखाई दिए। अमेरिका अपने माल को भारत में ज्यादा से ज्यादा लाना चाहता था, चाइना के माल को भारत में आने से रोकना भी चाहता था। यह एक उनकी इकोनॉमिक सोच और समझ और उनकी अपनी पॉलिसी थी। भारत ने भी अमेरिका के साथ खड़े हुए। अब सवाल यह है कि बाइडेन के आने के बाद क्या चीन के साथ उनके संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे ट्रंप के दौर में थे? अभी तक के इंडिकेशन दिखा रहे हैं स्थितियां वो नहीं रहेंगी, स्थितियों में परिवर्तन आएगा। दूसरी बड़ी स्थिति, भारत क्या अमेरिका के साथ और सिर्फ अमेरिका के साथ इस रूप में चीजों को डेवलप कर सकता है और खासतौर से जो दोस्ती यारी ट्रंप के साथ रही उसी दिशा में बढ़ सकता है? क्योंकि ट्रंप के साथ दोस्ती प्रगाढ़ थी, लेकिन ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टे बंटाधार ही किया है। भारत को तो वो ट्रैफिक किंग कहने से नहीं घबराया कि भारत टैक्सेस के जरिए किस रूप में पैसा वसूलता है। बाकायदा ब्लैक लिस्टेड के तौर पे ट्रंप ने भारत का नाम लिया था। लेकिन सवाल अभी ये नहीं है, सवाल यह है कि इस दिशा में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। यहां पर एक चीज और समझनी चाहिए, भारत को बार बार लग रहा है कि बाइडेन के आने के बाद से जो 2012 में अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्रिएट की थी, जिसको टीपीपी कहते हैं, 2012 में उस समय ओबामा हुआ करते थे, उन्होंने क्रिएट की थी। लेकिन 2017 में ट्रंप ने उससे रास्ता तोड़ लिया। जब नाता तोड़ लिया तो उसके बाद जापान ने कहा कि अमेरिका को इसमें शामिल होना है, हो नहीं होना है तो हम खुद इसको डेवलप करेंगे। 18 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जापान ने अगुवाई की अपने तौर पर, और इसका नाम टीपीपी से आगे बढ़कर सीपीटीटीपी हो गया। सीपीटीटी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यह एक व्यापारिक संबंधी थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, इसमें जापान भी था, इसमें वियतनाम को भी शामिल किया गया, यह लोग शामिल थे। अब यहीं से बात शुरू होती है कि भारत अभी उसमें शामिल अमेरिका खुद को करेगा या नहीं करेगा उस पर निर्भर है। उसके साथ भारत जो सीपीटीटीपी है यानी अमेरिका के साथ उसमें खड़ा और बाइडेन खड़ा, तो बाइडेन के जहन में क्या चीजें रहेंगी भारत को लेकर, यह भी एक सवाल है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब उनसे बातचीत की उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों के देश में व्यापारिक समझौते होने चाहिए। लेकिन अब जरा भारत के भीतर घुसकर भारत की परिस्थितियों का एनालिसिस पहले कर लीजिए। भारत में मौजूदा संकट सबसे बड़ा क्या है? भारत का मौजूदा संकट सबसे बड़ा यह है कि भारत में रोजगार नहीं है। और जो इसी महीने का यानी जो अक्टूबर का डाटा सामने आया है, जो ईपीएफओ का डाटा होता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना कहते हैं, जानकर हैरत होगी कि सितंबर में उसमें लगभग 5,34,869 कंपनियां थी, 5,34,869, जो अक्टूबर में घटकर 5,04,044 पे आ गई, यानी 30,825 कंपनियां इस दौर में गायब हो गई, मर्जर में चली गई या फिर बंद हो गई, जो ईपीएफओ से हट गई। और कुल कर्मचारी जो थे वह 4,77,000 से घटकर 4,58,000 पे आ गए, यानी 19,000 कर्मचारी भी गायब हो गए जो कि ईपीएफओ से जुड़े हुए थे, जहां पीएफ का पैसा जाता है। यानी पीएफ का पैसा कटने वालों की भी 19,000 की नौकरी एक महीने का चक्कर में, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, चली गई। इसी दौर में भारत का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो -5.1% है, चाइना का 11.4% है। इस क्राइसिस के दौर में भी हम आपको अक्टूबर का डाटा बता रहे हैं। मलेशिया का 14.6% है। इसी दौर में भारत माइनस में जा रहा है। भारत के पास क्या प्रोडक्ट मौजूदा वक्त में डंप करने की स्थिति में है? यहाँ पे कंज्यूमर खरीदने की स्थिति में नहीं है। तो अब उस कंपनीज को बेचने वाले लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि दूसरे देश में जब वो माल लेकर जाएंगे तो वहां पर वही माल सस्ते में या तो कोई दूसरा देश दे रहा होगा या वो उसका अपना देश सस्ते में माल उपलब्ध करा रहा होगा, तो आप कैसे ले जाएंगे? इसीलिए ये समझौते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि हमारे माल आपके यहाँ है, आपका माल हमारे यहाँ है। भारत के भीतर का नया संकट यह भी आया, खासतौर से जिस कॉर्पोरेट का हम जिक्र कर रहे हैं, देश की जीडीपी चाहे नीचे जाए, देश की इकोनॉमी चाहे नीचे जाए, चाहे सरकार कान खड़े कर दे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमको तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा चाहिए, उस डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ नहीं पा रहा है, जिसमें खासतौर से हम बार बार उदाहरण
भारत पेट्रोलियम का देते हैं, जिसके लिए भारत कहीं एक कॉर्पोरेट ने भी बिड लगा दी है, वेदांता ग्रुप ने। सरकार नहीं चला सकती है, लेकिन एक कॉर्पोरेट चला सकता है, वह इंस्टीट्यूशन जिसमें सबसे ज्यादा लाभ है और जो महारत्न की दृष्टि से मान्यता पाए हुए है। यह एक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जरा भारत और चाइना की परिस्थितियों को समझना चाहिए कि 10 साल पहले अगर चले जाइएगा तो चाइना का जो पर कैपिटा इनकम जो थी, खास तौर से वह तकरीबन 10 साल पहले 1990 में चले जाइएगा तो एक बराबर की दृष्टि थी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर हो। भारत और उसके बीच में आप तुलना कर सकते थे, बड़े कम का अंतर था। लेकिन 10 साल पहले देखिएगा तो चाइना की 10 साल का मतलब 2010 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, 2009-10 का। चाइना की पर कैपिटा इनकम थी $4,500। भारत की प्रति पर कैपिटा इनकम थी $1,357। 2019 का डाटा बतलाता है कि चाइना डबल से आगे निकल गया, वह लगभग $10,599 उसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई। भारत की 1,357 से 2019 में बढ़कर 2,104 तक पहुंची, यानी 5 गुना अभी भी वो ज्यादा है। लेकिन इस लॉकडाउन महामारी के दौर में प्रति व्यक्ति आय 2,104 से घटकर 1,877 पर आ गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जो एशियान के देश हैं उसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय तीसरे नंबर पर आती है, क्योंकि म्यांमार सबसे नीचे है 1,407। म्यांमार, आप सोचेंगे हमसे क्या तुलना कर रहे हो, हम तो 5 ट्रिलियन का ख्वाब देख रहे हैं। कंबोडिया 1,643, वह भी भारत से कम है। लेकिन कंबोडिया और म्यांमार से हम तुलना करें, लेकिन भारत के ऊपर कौन है? मलेशिया $11,404, इंडोनेशिया $4,135, फिलीपींस $3,425, वियतनाम $2,715। यानी एक ऐसी स्थिति है जिसमें इस बात का जिक्र करने की जरूरत है, भारत किस इकोनॉमी को चला रहा है और कैसे इकोनॉमी डामाडोल हो जाती है, लेकिन सत्ताधारियों